जब भी कोई स्टूडेंट अपने बोर्ड के अंदर मार्क्स को कम लेकर आता है, उसके पीछे कई रीजंस होते हैं। पहला रीजन, मैनेजमेंट के मीनिंग को हम कितने एक्सप्रेसिव फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के रिलेशंस को कितने स्टेप्स में लिखा जाए। तीसरा, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के मीनिंग को लर्न करने की ऐसी कौन सी ट्रिक है जो हमें उनके मीनिंग में होने वाले कंफ्यूजन से बचा सके। सो इन सब के लिए वॉच द वीडियो टिल एंड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11th में आप सबने बिजनेस स्टडीज पढ़ी थी, बट आपने उसके अंदर अलग अलग वैरायटी के बिजनेसेस पढ़े थे। आपने सोल प्रोप्राइटर पढ़ा, आपने पार्टनरशिप पढ़ी, आप लोगों ने कंपनी पढ़ी, आपने अलग अलग पढ़े। इनके आपने फीचर्स, हाउ वी कैन मेक कंपनी, पब्लिक कंपनी में एलिजिबिलिटी, शेयर्स की क्या पोजीशन है, आपने ये सब टॉपिक पढ़े। बट रिमेंबर, क्या आपने ये पढ़ा कि कंपनी या कोई भी बिजनेस हम कैसे मैनेज करते हैं? नहीं पढ़ा, क्योंकि ये चीज हम लोग क्लास 12th में करेंगे। क्लास 12th में आपकी दो बुक्स हैं। पहली बुक जो है आपकी मैनेजमेंट से कंसर्न है और दूसरी बुक आपकी बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड है। पहली बुक के अंदर हमारे टोटल 8 चैप्टर्स हैं और दूसरी बुक में 4 चैप्टर्स हैं। तो अब हम लोग फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को स्टार्ट करते हैं। एंड बिलीव मी, आप ये लेक्चर पूरा सुने। आपको इस लेक्चर में बहुत ज्यादा रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। आपको लेक्चर समझ में आता चला जाएगा और आप लास्ट में आके अपने एमसीक्यूज बहुत इजीली सॉल्व कर जाएंगे। और नोट्स साथ साथ बनाते रहना, मेन पॉइंट्स साथ साथ मार्क करते रहना। आपको सिर्फ इतना ही अपने घर पर करना है कि आप जो भी लेक्चर के मेन पॉइंट्स नोट करो उसको रीड करेंगे और उसके बाद आपके सारी केस स्टडीज, एमसीक्यू सब सॉल्व होने लग जाएंगे। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर के अंदर हमारे सिर्फ दो ही टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, और सेकंड टॉपिक है हमारा एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, सेकंड टॉपिक हमेशा एग्जाम में आता है, चाहे वो 1 मार्क्स में है, 3 मार्क्स में है, केस स्टडी की फॉर्म में है या डायरेक्ट है। अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, इसके अंदर मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। रिमेंबर, यहां पर आपको सारे का सारा नोट्स जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में मिलेगा। मतलब आपको पता होगा आपको अपनी बोर्ड की आंसर स्क्रिप्ट में कितने मार्क्स का क्वेश्चन कितने कंटेंट्स के साथ लिखना है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। आपकी हम रियल लाइफ के एग्जांपल लेते हैं। आपके फादर साहब जो किसी ना किसी जॉब में होंगे या बिजनेस में होंगे, आप किसी स्कूल में जाते होंगे, इसके अलावा मम्मा आपकी हाउसवाइफ होंगी या वो एक वर्किंग वुमेन। देखिएगा, आपके फादर साहब जिस बिजनेस को कर रहे हैं या जिस जॉब में जा रहे हैं, आप लोग जिस स्कूल में जा रहे हैं, और मम्मा चाहे घर देख रही हैं या मम्मा जॉब में है, इन सब के अंदर मैनेजमेंट तो होगा, क्योंकि बिना मैनेजमेंट के तो कोई भी ना ही तो बिजनेस चल पाएगा। आपके स्कूल का टाइम टेबल सारा बिगड़ जाएगा, आपके एग्जाम्स की डेट सारी फ्लक्चुएट हो जाएंगी, क्योंकि आपके यहाँ तो मैनेजमेंट होगा ही नहीं। तो इसका मतलब स्कूल चलाने के लिए भी मैनेजमेंट चाहिए। अगर पापा किसी कंपनी में जा रहे हैं तो वहां भी मैनेजमेंट की जरूरत है। मम्मा इवन देन अगर घर पर हैं तो वहां भी मैनेजमेंट की जरूरत है। और मेरा मानना है हाउस वाइफ का मैनेजमेंट वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट होता है। क्यों? किसी भी कंपनी के अंदर आप लोग सुबह 9 या 10 बजे से अपना टास्क शुरू करते हैं, शाम 6 बजे 7 बजे कभी तो वाइंड अप होगा। बट घरों के अंदर सुबह 6 बजे से टास्क शुरू होते हैं और रात के 10 बजे तक
चीजें चलती है और बैक टू बैक चीजें मैनेज होती हैं। सुबह उठ के बच्चों का ब्रेकफास्ट प्रिपेयर होता है, देन जो भी घर में मेड आती है उनको मैनेज किया जाता है, देन लंच प्रिपेयर होता है, देन इवनिंग बच्चों का होमवर्क कराना, अगर उनके ट्यूशन से उनके आने जाने की टाइमिंग को मैनेज करना, ये सब चीजें घरों में भी हम मैनेज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ स्कूल, हॉस्पिटल, शॉप्स या लार्ज कॉरपोरेशन कोई भी हो, सभी के सभी ऑर्गेनाइजेशंस के टारगेट तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो सब उसको अचीव करना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज, आपका ऑर्गेनाइजेशन कौन सा, मतलब अगर आप देखें ये एक स्कूल की पिक्चर है, ये एक डॉक्टर की पिक्चर है, तो मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन कोई स्कूल भी हो सकता है, कोई हॉस्पिटल भी हो सकता है। व्हाट इट्स गोल और उस ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट क्या है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। बट सबसे बड़ी बात है, दे ऑल हैव समथिंग इन कॉमन, इन सब में एक चीज कॉमन है, दैट इज मैनेजर एंड मैनेजमेंट। तो अब तक हम लोगों ने ये सीख लिया कि कोई भी कामयाब ऑर्गेनाइजेशन जो है बिना मैनेजमेंट के तो चल नहीं सकता, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो डोमेस्टिक वर्क है, चाहे वो स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो सबके अंदर आपको मैनेजर और मैनेजमेंट दोनों चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस, मतलब जितने भी कामयाब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप इसमें काउंट कर सकते हैं टाटा, रिलायंस, विप्रो। चलो ये तो मैंने बड़े बड़े यूनिट्स के नाम लिए, आप अपने आसपास की कोई छोटी फैक्ट्री भी ले सकते हैं, आप अपने आसपास की कोई अच्छी शॉप भी ले सकते हैं, मतलब कोई भी बिजनेस हो, आपको क्या लगता है जितने भी बिजनेस है, चाहे वो लोकल लेवल पर है, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज है, चाहे वो स्कूल्स है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, कोई भी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, क्या सबकी सक्सेस किस्मत से है? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सारी किस्मत के धनी हैं, सबके सब कामयाब हो रहे हैं? नहीं, अगर सब कामयाब हो रहे हैं तो सबके पीछे एक ही चीज है, दैट इज मैनेजमेंट। तो दैट मीन्स सक्सेस जो होती है बाय चांस नहीं आती है, ये एक हमारा डेलिब्रेट प्रोसेस होता है विच वी कॉल्ड मैनेजमेंट, उसको फोकस करके आती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज मैनेजमेंट एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन? अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि चाहे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, शॉप्स हैं, या बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या मम्मा घर पर काम कर रही हैं, या पापा किसी जॉब में हैं, सबके अंदर आपका मैनेजमेंट जरूरी है। तो इस क्वेश्चन को हम अब दूसरी लैंग्वेज में कैसे पूछ सकते हैं? इज मैनेजमेंट एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन? देन द आंसर इज यस, मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सब में मैनेजमेंट की जरूरी, सॉरी, उन सब में मैनेजमेंट जरूरी होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन कोई छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई प्रॉफिटेबल भी हो सकता है या नॉन प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। आप खुद देखिएगा कोविड के दौरान ऐसे बहुत सारे एनजीओ इंडिया में लेबर क्लास लोगों को फूड प्रोवाइड कर रहे थे। जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस थे एनजीओ लेवल पर, वो सारे के सारे मेडिसिन प्रोवाइड करा रहे थे, कोई मास्क दे रहा था। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओज हैं, कैसा भी सेटअप है, उन सब के अंदर मैनेजमेंट जरूरी है। इतना कोविड का टाइम था, तो चाहे गवर्नमेंट है, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे एनजीओज हैं, इन सब में कहीं ना कहीं मैनेजमेंट था, तभी तो ये सारा का सारा कोविड का टेन्योर जो है निकल गया। मैनेजमेंट इज नेसेसरी so that individual make their best contribution towards group objective. This is a very important line. अब एक सीन सोचें, एक स्कूल के अंदर स्टेज प्रोग्राम है, उसमें 10 बच्चों को हमने खड़ा किया, उन सबको एक सॉन्ग गाना है, और उन 10 में से किसी एक स्टूडेंट ने अपना परफॉर्मेंस सही नहीं किया। इसका मतलब क्या हो गया? पूरे के पूरे ग्रुप के एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। तो दैट मीन्स सेम हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं
10 20 30 छोटा है, बड़ा होगा तो कहीं लैक्स में होंगे, थाउजेंड्स में होंगे। अगर वहां पर इंडिविजुअली अपना बेस्ट नहीं देंगे तो मैनेजमेंट वहां पर काम नहीं कर पाएगा। तो यही लाइन इसके अंदर है, मैनेजमेंट इज नेसेसरी, मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है सो दैट इंडिविजुअल मेक देयर बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। मैनेजमेंट होगा तो एम्प्लॉयज अपना बेस्ट देंगे, और जब एम्प्लॉयज अपना बेस्ट देंगे तो वहां पर टारगेट हमारा अचीव होगा ही होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन प्रोसेस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि प्रोसेस जो होता है हमारा एक सीक्वेंस ऑफ वर्क है, और इस सीक्वेंस ऑफ वर्क के अंदर हमारे 5 काम हैं। फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब होता है चीजों को प्लान करना, कौन करेगा, कैसे करेगा। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है रिसोर्सेज अरेंज करना। स्टाफिंग का मतलब हो जाता है नए से नए आदमी को रिक्रूट करना, सही आदमी को सही जगह प्लेस करना। डायरेक्टिंग का मतलब होता है लोगों को गाइड करना। और कंट्रोलिंग का मतलब होता है ये जो सब चीजें प्लान हो रही हैं वो प्रॉपर तरीके से चल भी रही हैं, और जो हमारे टारगेट्स हैं वो एज पर प्लानिंग हो भी रहे हैं, नहीं हो रहे। तो अगर आप देखिएगा प्रोसेस के अंदर इन सब के हम फर्स्ट फर्स्ट लेटर लेते हैं तो ये बन जाता है हमारा पोस्ट डीसी। रिमेंबर, पोस्ट डीसी अगर आपके पास आता है तो उसकी फुल फॉर्म रहती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब अगली टर्म आती है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इसके लिए आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुननी चाहिए। आपने अपनी लाइफ में कई बार ये फेस किया होगा, हालांकि ये नाम अलग है लेकिन आप लोग अपने आप से भी इसको रिलेट कर सकते हैं कि इस स्टोरी के अंदर एक कैरेक्टर है सोनू, और सोनू चाहते हैं कि मैं आज ही एक शू का पेयर लूं, और इसके लिए वो जिस शॉप पर जा रहे हैं वहां पर वो जो है 1200 रुपए का मिल रहा है, लेकिन उनका टारगेट ये है कि वो आज सेम डे में बाय करें। बट उनके फादर साहब जो हैं उन्हें समझा रहे हैं कि बेटा ये वाला शूज आपको 2 दिन बाद, मतलब आफ्टर 2 डेज, आपके अंकल आपको दिलवाएंगे और सिर्फ 1000 का दिलवाएंगे। तो अगर आप ध्यान से समझें, यहां पर सोनू टाइम को फोकस कर रहा है, दैट इज इफेक्टिवनेस। तो जब भी हम कभी टी मतलब टाइम, टाइम पर फोकस करते हैं तो ये हो जाता है हमारा इफेक्टिवनेस। और फादर साहब कॉस्ट को फोकस कर रहे हैं एंड दैट इज एफिशिएंसी। रिमेंबर, आपके इफेक्टिवनेस में टी है इसका मतलब टाइम, और एफिशिएंसी के अंदर आपकी कॉस्ट आती है। पता कैसे लगेगा, एफिशिएंसी में आपके 2 सी हैं। सो दिस इज अ वेरी बेसिक ट्रिक। अब उसके बाद अगर आप देखें इफेक्टिवनेस मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, डूइंग द राइट टास्क, काम सही पूरा होना चाहिए, एंड अचीविंग गोल। अब यहां पर इफेक्टिवनेस को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, मतलब उसका अदर नेम है एंड रिजल्ट। नाउ द नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। अभी हमारी पिछली स्टोरी के अंदर आपको मैंने बताया था सोनू जो टाइम पर फोकस कर रहा है वो तो इफेक्टिव है, और वैसे भी इफेक्टिव की वर्ड के अंदर आपका टी आ रहा है, टाइम है। और लेकिन जो फादर साहब हैं उनका कहीं ना कहीं फोकस कॉस्ट है कि बेटा 2 दिन बाद शूज का पेयर आ जाएगा, 200 रुपये सस्ता आएगा। उनका जो फोकस कॉस्ट है दैट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज ऑल अबाउट डूइंग अ टास्क राइट। एफिशिएंसी में काम सही होना चाहिए, बट स्पेंडिंग एज लिटिल एज पॉसिबल, और कम से कम पैसों को खर्च करके काम बिल्कुल ठीक होना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिजल्ट ज्यादा आए, आपको रिसोर्सेज कम यूज करने पड़ेंगे, और एक तरीके से हम इसको कॉस्ट बेनिफिट भी कहते हैं। अब कई बार आपके सामने ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग एफिशिएंसी को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, तो इट इज वेरी सिंपल टू आंसर। आंसर आपके सामने है, बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज। आप कम से कम रिसोर्सेज का यूज करें एंड डेराइव मोर आउटपुट, और आपको आउटपुट ज्यादा से ज्यादा मिले। मतलब कम से कम रिसोर्सेज, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट, इस तरीके से हम अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताया, हाउ डज एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज। तो पहले नंबर पर तो आपको यही लिखना है कि हम लोग अपने रिसोर्सेज का कम से कम यूज करें, और मोर बेनिफिट्स आर डायरेक्ट, और उससे हमें ज्यादा बेनिफिट मिलने चाहिए। और अपने आप में ये कॉस्ट बेनिफिट रिलेशन होता है। अभी तक हम लोगों ने बहुत बार ये बात डिस्कस करी कि
हम लोगों को कम रिसोर्सेज यूज करने चाहिए, रिसोर्सेज का मिनिमम यूज करना चाहिए। बट ये रिसोर्सेज हैं क्या? वैसे तो हम सब जानते हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, बट एक्चुअली बिजनेस स्टडीज के अंदर जो एक लिटरेचर टर्म है रिसोर्सेज, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो रिसोर्सेज का मतलब यहां पर है मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट्स और पर्सन से। आप देखिएगा किसी भी कंपनी में सबसे पहले कैपिटल लगती है, कैपिटल का मतलब हो गया है मनी। उसके बाद वहां पर रॉ मटेरियल आएगा, ये हो गया है हमारा मटेरियल। देन उसके बाद हमारी आती हैं मशीन्स, एंड देन उसके बाद पर्सन, पर्सन का मतलब होता है स्टाफ। तो अगर आप ध्यान से देखें किसी भी कंपनी के अंदर मेनली ये चार चीजें होती हैं। ऑनर पैसा लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल आता है, प्रोडक्शन के लिए मशीन्स का यूज करते हैं, और ये सारा का सारा काम प्रोडक्टिविटी का स्टाफ करता है। ठीक है। तो बेसिकली मैनेजमेंट का जो कंसर्न होता है वो ये होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करें, जिससे एक तो हमारी कॉस्ट कम आए, और वो मैंने बताया अगर कॉस्ट हमारी कम आएगी तो प्रॉफिट्स बाय डिफॉल्ट हमारे ज्यादा हो जाएंगे। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आई होप कि अब तक का लेक्चर आप सब बहुत इजीली समझ चुके होंगे। अब जो ये क्वेश्चन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको इंपॉर्टेंट मैं इसलिए भी कहूंगा कि ये चार सेंस में पूछा जाता है। मतलब पहला हो गया कि आपको डायरेक्टली बोल देगा कि आप रिलेशन बताइएगा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में। दूसरा क्वेश्चन आपको बोल दिया जाता है कि आपके पास दो टर्म्स हैं, और वो दोनों टर्म्स जो हैं एक दूसरे से अलग भी हैं और इंटर रिलेटेड भी हैं। तो वो दोनों टर्म्स हमारी है इफेक्टिवनेस, पहली टर्म ये है, और दूसरी है एफिशिएंसी। तो इसका मतलब ऐसी दो टर्म जो एक दूसरे से अलग भी हैं और एक दूसरे से रिलेट भी करती हैं, वो है हमारा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। नाउ द नेक्स्ट इज फॉर मैनेजमेंट। किसी भी मैनेजमेंट के लिए ये जरूरी होता है इफेक्टिव और एफिशिएंट होना, मतलब इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों में बैलेंसिंग जरूरी है। ठीक है ना। द लास्ट, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी एक कॉइन की दो साइड्स हैं। रिमेंबर यहां पर कॉइन का मतलब है मैनेजमेंट। तो जब भी हम कॉइन की बात करते हैं तो आप ये एज्यूम करिएगा मैनेजमेंट एक कॉइन है, और उस कॉइन के एक साइड इफेक्टिवनेस, एक साइड एफिशिएंसी। तो जब तक इस कॉइन के दोनों फेसेस नहीं होंगे, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी नहीं होगा, ये कॉइन हमारा चलेगा ही नहीं। तो हमें एक तरीके से जो ये रिलेशन है ये कई सेंस में पूछा जाता है। अब रिमेंबर जब भी हम इसका आंसर देंगे तो ये चार स्टेप में आंसर आता है। स्टेप वन, सबसे पहले आपको मीनिंग देना है। इफेक्टिवनेस का। स्टेप टू के अंदर आपको मीनिंग देना है एफिशिएंसी का। स्टेप थ्री के अंदर आप लोग एक एग्जाम्पल देंगे, और स्टेप फोर में आप अपना कंक्लूजन बताएंगे। तो अल्टीमेटली जब भी ये रिलेशन का क्वेश्चन आता है तो आपको इसका आंसर चार स्टेप में लिखना है, और अगर आप देखें वही चीज यहां पर है। सबसे पहले हमने इफेक्टिव का मीनिंग बताया, गेटिंग द जॉब डन, काम का पूरा होना। और एफिशिएंसी का मीनिंग बताया, डूइंग इट इन अ स्मार्टर वे विदाउट वेस्टिंग टू मच रिसोर्सेज, मतलब काम पूरा हो और रिसोर्सेज कम से कम यूज हो, ये हमने एफिशिएंसी बताया। उसके बाद हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है कि एक मैनेजर को 500 प्रोडक्ट बनाने हैं, और बॉस के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पावर फेलियर, मतलब जिस इलाके में फैक्ट्री है वहां पर लाइट बहुत ज्यादा जाती है। अब टारगेट को तो पूरा करना ही है, उसके लिए बॉस ने क्या किया, एक्स्ट्रा लेबर का यूज करा और इलेक्ट्रिसिटी के लिए जेनसेट्स का यूज करा। अब टारगेट तो पूरा हो गया, लेकिन इससे कॉस्ट ज्यादा आ गई। सपोज करिए जो हमारी प्रीवियस कॉस्ट थी वो थी हमारी 100 रुपीज। अब ये कॉस्ट तो खत्म हो गई। अब हमारी जो न्यू कॉस्ट आई है वो आई है 140 रुपीज।
आपको क्या लगता है 100 रुपीज वाला सामान मार्केट में 140 का जाएगा, 40% एक्स्ट्रा वैल्यूएशन पर जाएगा, क्या कस्टमर उसे खरीदेगा? बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा। आप और हम ही देखें, अगर कोई सामान हमें 100 का मिल रहा था और रिसेंट वो 140 का हो जाता है, प्रैक्टिकली तो आप और हम भी नहीं उसे खरीदेंगे। आपका एक 10 रुपीज वाला पेन मार्केट में 15 का इंस्टेंट हो जाता है, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, तो शायद हम भी उसकी जगह किसी और को रिप्लेस करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी चीज की कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है तो वो भी मैनेजमेंट के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कस्टमर उसकी जगह उसका सब्स्टिट्यूट यूज करने लग जाएंगे, कस्टमर उसकी डिमांड करेंगे ही नहीं, बिकॉज द प्रोडक्ट इज वेरी कॉस्टली। अब दूसरा लेते हैं कि यहां पर कंपनी का जो मेन फोकस था वो था सामान को सस्ता रखना, कॉस्ट के अंदर अंदर रखना, मतलब 100 रुपीज वाला 100 का ही रखा जाए। अब होता ही है, उसके लिए उन्होंने रिसोर्सेज का कम से कम यूज करा, और जिसका रिजल्ट ये रहा कि दे कैन नॉट मेक इनफ स्टफ टू मीट व्हाट पीपल वांट। मतलब जब रिसोर्सेज कम से कम यूज करे तो नेचुरल है वो प्रोडक्ट उस हिसाब से नहीं बन पाया जैसा कस्टमर चाहते थे। मतलब मैं कह सकता हूं कि लेस रिसोर्सेज जो होते हैं आपकी क्वालिटी को रिड्यूस कर जाते हैं। देयर थिंग्स डू नॉट गेट सोल्ड एंड पीपल स्टॉप वांटिंग देम। अब धीरे धीरे क्या हो गया, जब आपने रिसोर्सेज कम से कम यूज करे, लोगों ने उसको खरीदना बंद कर दिया, सामान मार्केट में बिक ही नहीं पाया। तो क्या ये वाली पोजीशन भी सही मानी जाएगी? बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी। मतलब आप रिसोर्सेज कम से कम यूज कर रहे हैं, क्वालिटी गिरा रहे हैं, वो भी नहीं बाजार में बिकेगा। आप टारगेट को टाइम पर पूरा करने के लिए कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, वो भी नहीं मार्केट में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर अ कंपनी टू डू वेल, मैनेजर नीड टू रीच देयर गोल इफेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर अ कंपनी टू डू वेल मैनेजर नीड टू रीच देयर गोल, मतलब कंपनी सही काम करे तो मैनेजर का टारगेट पूरा होना चाहिए, वाइल यूजिंग एज फ्यू रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का कम से कम यूज करके मैनेजर को टारगेट पूरा करना चाहिए, क्वालिटी गिरे भी ना और कॉस्ट ज्यादा बढ़े भी ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें बैलेंस मेंटेन करना है किस किस के अंदर, इफेक्टिवनेस के अंदर और एफिशिएंसी के अंदर। रिमेंबर, जब भी ये वाला क्वेश्चन आए तो आप कोशिश करिएगा ये वाला डायग्राम एग्जाम में बनाने का। आपका प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा, डेफिनेटली आपके एग्जामिनर को उस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है। आपको देखिएगा, आप किसी रेस्टोरेंट में जाइएगा, वहां पर आपको जितने अच्छे ढंग से फूड प्रेजेंट किया जाएगा, उस फूड की प्लेटिंग जितनी अच्छी होगी, आपको वो फूड बाय डिफॉल्ट दिखने में जितना अच्छा लगेगा, तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। वही चीज यहाँ है, आपकी कॉपी में डायग्राम जितने अच्छे बने होंगे और जहां नेसेसरी है वहां बने होंगे, तो एग्जामिनर आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रख जाता है। अब एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, पुअर मैनेजमेंट का रीजन क्या है? तो पुअर मैनेजमेंट का जो रीजन है वो है सिंपल, इन एफिशिएंसी और इन इफेक्टिवनेस। मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंसी ना हो, जिन ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस ना हो, वहां पर मैनेजमेंट हमेशा पुअर रहता है। अब तक हम लोगों ने ये सारा का सारा टॉपिक कर लिया है। जो आज का हमारा लेक्चर था वो हमारा हो गया है। अब जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने इतना कुछ समझा, तो उसको एनालिसिस भी करना जरूरी है। अब एनालिसिस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। नाउ द फर्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ मैनेजमेंट? क्या ये पॉसिबल है कि मैनेजमेंट ये सोचे कि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट लूं? अब प्रॉफिट को मैक्सिमम लेने के लिए वो क्वालिटी को गिराता चला जाएगा, क्या कस्टमर खरीदेंगे? बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि खाली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कभी भी प्राइमरी गोल हो ही नहीं सकता। अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ऑफ कोर्स ये हो सकता है। इंक्रीजिंग एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, हम यहां पर बात प्राइमरी की कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन बाय डिफॉल्ट होने लग जाएगा अगर हमारा टारगेट इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होगा। और एक्सपेंडिंग द बिजनेस, ये एक लेटर सिचुएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट रेफर्स टू? एफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है? कंप्लीटिंग टास्क क्विकली, ये तो बिल्कुल भी नहीं है।
अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी का मतलब होता है फोकस हमारा कॉस्ट पर हो एंड टास्क कंप्लीटेशन पर हो। मतलब हम कॉस्ट के अंदर अंदर अपना काम पूरा कर लें। कंप्लीट द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट, ऑफ कोर्स ये होता है कंप्लीटिंग टास्क विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स। अब यहां पर ये सिर्फ हमें हाफ सिचुएशन बता रहा है कॉस्ट की, जबकि जो सेकंड हाफ है टास्क कंप्लीटेशन वो इसमें नहीं बताया, तो ये भी नहीं चलेगा। कंप्लीटिंग टास्क विदाउट एनी एरर, ये तो बहुत ही इरिलेवेंट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन is management, sorry, in management what is effectiveness concerned with? राइट आंसर इन कमेंट बॉक्स, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और ओरिजिनल आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। सेम ऐसे इसके आगे भी आपके पास एक और एमसीक्यू आ जाता है, व्हाट डज द टर्म इनपुट रेफर्स टू? इनपुट का मेन मतलब क्या होता है? तो अगर आप देखिएगा, इनपुट मैंने रिसोर्सेस के लिए यूज किया था, तो यहां पर इनपुट को हम इन 4 ABCD में से क्या आंसर बताएंगे, ये वाला भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और ओरिजिनल आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पर। होपफुली आपने ये पूरा का पूरा जो लेक्चर सुना है, इसे सुनने के बाद आपको दो चीजें क्लियर हुई। पहला, टॉपिक के इंग्रेडिएंट्स जो इसमें समझाया गया। दूसरा, आपको अपनी आंसर स्क्रिप्ट के अंदर क्या लिटरेचर कितना लिखना है, विच इज प्राइमरी। जैसे इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी में मैंने बताया कि आपको 4 स्टेप में आंसर लिखना है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।